हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 6 पार्ट 3 वारंट ऑफ अरेस्ट, गिरफ्तारी का वारंट। सेक्शन 70 से 81 तक ये डिफाइन किया गया है। तो पहले ये जान लेते हैं कि वारंट होता क्या है। वारंट का हिंदी मीनिंग है अधिकार पत्र, अथोराइज लेटर। वारंट इज अ रिटन लीगल अथॉरिटी जो कि कोर्ट के द्वारा किसी पुलिस ऑफिसर या अदर पर्सन को जिसे कोर्ट डायरेक्ट करे अथोराइज किया जाता है। किस लिए? वो इसलिए कि किसी व्यक्ति को पकड़कर उसको गिरफ्तार करके कोर्ट के सामने लाया जाए। ठीक है। गिरफ्तारी का वारंट दो प्रकार का होता है, बेलेबल जमानती और नॉन बेलेबल गैर जमानती। बेलेबल वारंट में पुलिस ऑफिसर को पावर होती है कि वो किसी व्यक्ति की जमानत ले और उसे छोड़ दे। जमानती वारंट के तहत कोर्ट एक अमाउंट तय करता है और साथ ही डेट भी फिक्स करता है कि इस तारीख को कोर्ट में पेश होना है, और इसके बाद भी अगर वो कोर्ट में पेश ना हो तो उसके नाम गैर जमानती वारंट जारी कर दिया जाता है। गैर जमानती वारंट जो है, इसमें गिरफ्तारी होने पर पुलिस ऑफिसर उस व्यक्ति को जमानत पर नहीं छोड़ सकता, बल्कि उसे अरेस्टिंग के 24 घंटे के अंदर कोर्ट के सामने पेश करना होता है, तो कोर्ट ही उस व्यक्ति को जमानत देगा। तो ये तो हुई बेलेबल और नॉन बेलेबल वारंट की बात। अब आते हैं अपने आज के टॉपिक पर। सीआरपीसी की शेड्यूल 2 फॉर्म नंबर 2 में इसका प्रारूप दिखाया गया है। अब देखते हैं सेक्शन 70 फॉर्म ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूरेशन। गिरफ्तारी के वारंट का प्रारूप क्या होगा और उसकी अवधि क्या होगी, ये बताता है सेक्शन 70। ठीक है, तो दो सब सेक्शन दिए गए हैं। पहला इसके फॉर्मेट की बात करता है और दूसरा इसके ड्यूरेशन की। तो सबसेक्शन 1 कहता है कि एवरी वारंट ऑफ अरेस्ट, गिरफ्तारी का प्रत्येक वारंट जो कि इस संहिता के अधीन यानी कि सीआरपीसी की बात की जा रही है, तो कहता है कि गिरफ्तारी का प्रत्येक वारंट जो कि इस संहिता के अधीन जारी किया गया है उसका प्रारूप कैसा होगा। तो वो लिखित रूप में होगा, हस्ताक्षरित होगा। कौन करेगा हस्ताक्षर? न्यायालय का पीठासीन अधिकारी जिसने उसे जारी किया है, और उस पर कोर्ट की मुहर भी लगी होगी। मुहर भी उसी कोर्ट की लगी होगी जिसने उसे जारी किया है। तो कैसा बताया गया फॉर्मेट? 3 कंटेंट बताए गए हैं। पहला इन राइटिंग होगा, दूसरा साइन बाय प्रेसाइडिंग ऑफिसर होगा और तीसरा सील ऑफ कोर्ट। ये तीनों ही कंटेंट याद रखने हैं आपको। अब सबसेक्शन 2 क्या कहता है? ये ड्यूरेशन की बात करता है कि कितने टाइम पीरियड के लिए ये एनफोर्स रहेगा। तो ऐसा प्रत्येक वारंट तब तक परिवर्तन में रहेगा जब तक उसे जारी करने वाले कोर्ट ने रद्द ना कर दिया हो या जब तक वो निष्पादित ना कर दिया जाए। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि वारंट ऑफ अरेस्ट कितने टाइम पीरियड के लिए वैलिड रहता है। तो आप याद रखें, 2 कंडीशन बताई गई हैं। क्या? जारी करने वाले कोर्ट ने कैंसिल ना कर दिया हो या जब तक कि उसका निष्पादन ना हो जाए तब तक ये वैलिड बना रहता है। और अगर कोर्ट ने कैंसिल कर दिया या प्रॉपर एग्जीक्यूट हो गया तब क्या होगा? तब वारंट ऑफ अरेस्ट की वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये तो हुआ हमारा सेक्शन 70, प्रारूप और अवधि बताई गई है। अब देखते हैं सेक्शन 71 पावर टू डायरेक्ट सिक्योरिटी टू बी टेकन, प्रतिभूति लिए जाने का निर्देश देने की शक्ति। ये सेक्शन वारंट जारी करने वाले कोर्ट को सिक्योरिटी लिए जाने का निर्देश देने की शक्ति प्रदान करता है कि यदि गिरफ्तार किए जाने वाला व्यक्ति एक स्पेसिफाइड टाइम पर कोर्ट के सामने हाजिर होने के लिए सफिशिएंट श्योरिटीज के साथ बॉन्ड एग्जीक्यूट करने को राजी हो तो उस व्यक्ति से सिक्योरिटी ले ली जाए और उसे कस्टडी से रिलीज कर दिया जाए। कोर्ट ऐसा निर्देश दे सकता है। ठीक है, अब देखते हैं हम। सबसेक्शन 1 कहता है कि जो भी कोर्ट किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए वारंट ऑफ अरेस्ट जारी करेगा वो अपने विवेकानुसार उस वारंट पर पृष्ठांकन करके ये निर्देश दे सकता है। किसको निर्देश देगा? किसी ऐसे अधिकारी को जिसे वारंट निर्दिष्ट किया गया था। क्या निर्देश देगा कोर्ट? कि वो व्यक्ति अगर कोर्ट के सामने स्पेसिफाइड टाइम पर अपनी हाजिरी के लिए विद सफिशिएंट श्योरिटीज पर्याप्त प्रतिभूति के साथ बॉन्ड एग्जीक्यूट कर देता है, मतलब वो बॉन्ड भी एग्जीक्यूट करने को तैयार है और श्योरिटीज देने को भी तैयार है,
कि जब भी उसे बुलाया जाएगा वो कोर्ट के सामने हाजिर हो जाएगा। तो जब तक कि कोर्ट कोई और निर्देश नहीं दे देता तो उस पर्सन से ऐसी सिक्योरिटी ले ली जाए और उसे कस्टडी से रिलीज कर दिया जाए, अभिरक्षा से उसे छोड़ दिया जाए। तो कोर्ट ऐसा निर्देश देगा, किसको देगा? उस ऑफिसर को जिसे वारंट निर्दिष्ट किया गया था। ठीक है, तो सबसेक्शन 1 आपको समझ आया होगा। सबसेक्शन 2 क्या कहता है? एंडोर्समेंट शैल स्टेट, पृष्ठांकन में क्या बातें कथित होंगी? तो 3 बातें बताई गई हैं पृष्ठांकन में जो कथित होंगी। पहला, नंबर ऑफ सिक्योरिटीज, प्रतिभूति की संख्या, मतलब कितने जमानती होंगे। दूसरा, अमाउंट ऑफ बॉन्ड, वो रकम जो कि सिक्योरिटीज और अरेस्टेड पर्सन देने को बाउंड है, मतलब 5,000 का बॉन्ड है या 10,000 का बॉन्ड है, ये इसमें मेंशन की जाएगी रकम। तीसरा, वो टाइम जब कोर्ट के सामने उसे हाजिर होना है। तो तीनों ही चीजें याद रखनी है आपको। पहला नंबर ऑफ सिक्योरिटीज, दूसरा अमाउंट ऑफ बॉन्ड और तीसरा टाइम। ठीक है, सबसेक्शन 3 क्या कहता है? ये कहता है कि जब सिक्योरिटी ले ली जाती है, जब प्रतिभूति ले ली जाती है इस सेक्शन के अधीन, तो वो ऑफिसर जिसे वारंट निर्दिष्ट किया गया था, जो भी बॉन्ड उसने भरवाया है उस बॉन्ड को वो कोर्ट के पास भेज देगा। तो सेक्शन 70 कंप्लीट हुआ हमारा। अब देखते हैं सेक्शन 72, वारंट ऑफ वूम डायरेक्टेड, वारंट किसको निर्दिष्ट होंगे। देखिए, जनरली तो पुलिस ऑफिसर को ही भेजा जाता है। ये सेक्शन ऐसे व्यक्तियों की बात करता है जो गिरफ्तारी का वारंट एग्जीक्यूट करने को सक्षम होंगे। ठीक है, सबसेक्शन 1 कहता है कि गिरफ्तारी का वारंट मामूली तौर पर 1 और मोर पुलिस ऑफिसर, एक या एक से ज्यादा पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये मैंडेटरी है कि हर बार पुलिस ऑफिसर को ही वारंट निर्दिष्ट किया जाए? तो नहीं। अगर पुलिस ऑफिसर इमीडिएटली अवेलेबल नहीं है और वारंट को तुरंत एग्जीक्यूट कराना जरूरी है, तब ऐसे अर्जेंट मामले में वारंट जारी करने वाला कोर्ट किसी भी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को वारंट निर्दिष्ट कर सकता है और ऐसा व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति उस वारंट को एग्जीक्यूट करेंगे। ये कहता है सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 2 क्या कहता है? ये कहता है कि जब वारंट एक या एक से ज्यादा ऑफिसर्स को डायरेक्ट किया जाता है या व्यक्तियों को निर्दिष्ट किया गया है, तो वारंट का निष्पादन उन सबके द्वारा या एक के द्वारा किया जा सकता है। ये तो हुआ सेक्शन 72। अब देखते हैं सेक्शन 73, वारंट में बी डायरेक्टेड टू एनी पर्सन। ये कहता है कि वारंट किसी भी व्यक्ति को निर्दिष्ट हो सकेंगे। 72 कह रहा था कि वारंट किसको निर्दिष्ट होंगे, 73 कहता है कि वारंट किसी भी व्यक्ति को निर्दिष्ट हो सकेंगे। सीजेएम या मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ये चाहे तो किसी भी पर्सन को वारंट निर्दिष्ट कर सकते हैं। अगर पुलिस ऑफिसर से भिन्न किसी अदर पर्सन को वारंट ऑफ अरेस्ट निर्दिष्ट किया गया है तो कौन सा मजिस्ट्रेट होगा जो वारंट को डायरेक्ट करेगा? तो सबसेक्शन 1 कहता है कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कुछ अवस्थाओं में अपने लोकल ज्यूरिसडिक्शन में किसी भी व्यक्ति की बात की जा रही है, वारंट ऑफ अरेस्ट डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए, यहीं से प्री में क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या कि सेक्शन 73 में वारंट ऑफ अरेस्ट कौन डायरेक्ट करेगा? तो क्या आंसर होगा? सीजेएम या मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। आपको याद रखना है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। तो 3 अवस्थाएं बताई गई हैं इस सेक्शन में जब सीजेएम या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट किसी भी व्यक्ति को वारंट ऑफ अरेस्ट डायरेक्ट कर सकता है। पहला, अगर कोई भागा हुआ से दोष अपराधी है तो उसको अरेस्ट करने के लिए। दूसरा, कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है तो उसको अरेस्ट करने के लिए। तीसरा, अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस किया गया है और वो गिरफ्तारी से बचने की कोशिश कर रहा है तो इनकी गिरफ्तारी के लिए भागावासी दोष है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है और बचने की कोशिश कर रहा है, तो इनकी अरेस्टिंग के लिए चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास किसी भी व्यक्ति को वारंट ऑफ अरेस्ट डायरेक्ट कर सकता है। एक बात और ध्यान रखनी है यहाँ कि जिस भी व्यक्ति को वारंट निर्दिष्ट किया गया है वो व्यक्ति चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के ज्यूरिसडिक्शन के अंदर होना जरूरी है।
ठीक है, अब देखते हैं सब सेक्शन 2। जब वारंट ऑफ अरेस्ट किसी व्यक्ति को डायरेक्ट कर दिया गया तो वो लिखित रूप में स्वीकार करेगा कि उसे वारंट मिल चुका है। ही शैल एक्नॉलेज इन राइटिंग द रिसिप्ट ऑफ द वारंट। रिटर्न में बताना होगा उसको कि मुझे वारंट मिल गया है। ठीक, अब अगर वो व्यक्ति जिसे अरेस्ट किया जाना है वो उसके भार साधन के अधीन, किसके भार साधन के अधीन, वारंट ऑफ अरेस्ट जिसको निर्दिष्ट किया गया है उसके भार साधन के अधीन किसी संपत्ति या भूमि में प्रवेश करता है तो वो उसको अरेस्ट कर लेगा और वारंट का निष्पादन करेगा। ठीक है, अब सबसेक्शन 3 क्या कहता है? ये कहता है कि जब वो व्यक्ति जिसके लिए वारंट ऑफ अरेस्ट जारी किया गया है जब वो गिरफ्तार कर लिया जाए तब क्या होगा? तब उसे वारंट के साथ नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर के हवाले कर दिया जाएगा। सेक्शन 43 में भी कुछ ऐसा ही बताया गया था कि जब प्राइवेट पर्सन अरेस्टिंग करेगा तो वो गिरफ्तार व्यक्ति को तुरंत पुलिस ऑफिसर के हवाले कर देगा। ठीक है, अब आगे क्या कहता है सबसेक्शन 3? ये कहता है कि अगर अंडर सेक्शन 71 सिक्योरिटी नहीं ली गई, 71 में क्या पढ़ा था हमने अभी कि अगर वो पर्सन सिक्योरिटी दे रहा है, बॉन्ड एग्जीक्यूट कर रहा है तो उसे कस्टडी से रिलीज कर देंगे। ठीक है, तो अब कहा जा रहा है कि अगर 71 में सिक्योरिटी नहीं ली गई तब क्या होगा? तब उस पर्सन को ज्यूरिसडिक्शन वाले मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया जाएगा। ठीक है, सेक्शन 73 हमारा कंप्लीट हुआ। अब आ जाते हैं सेक्शन 74 पर। वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर। पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारंट। किसी पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारंट का निष्पादन किसी अन्य ऐसे पुलिस अधिकारी के द्वारा भी किया जा सकता है जिसका नाम निर्दिष्ट अधिकारी के द्वारा वारंट पर प्रस्थापित किया जाता है। मान लीजिए एसएचओ को वारंट डायरेक्ट किया गया, ठीक है, तो वो किसी दूसरे पुलिस ऑफिसर का नाम भी उस वारंट पर प्रस्थापित कर सकता है और वारंट का निष्पादन उस पुलिस अधिकारी के द्वारा भी किया जा सकता है। एक बात और ध्यान रखनी है, यहाँ पुलिस अधिकारी से अलग कोई व्यक्ति इस धारा के अंतर्गत किसी वारंट का निष्पादन नहीं कर सकेगा। अब आते हैं सेक्शन 75। नोटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑफ वारंट। वारंट के सार की सूचना। जब पुलिस ऑफिसर या अन्य व्यक्ति जो कि गिरफ्तारी के वारंट का निष्पादन कर रहा है तो जब भी वो किसी को गिरफ्तार करने जाते हैं तो उनकी ऑब्लिगेशन है, ये ड्यूटी बनती है कि वो वारंट के अंदर जो भी बात लिखी है उसका सार बताए कि किस लिए तुम्हें अरेस्ट किया जा रहा है। सेक्शन 50 भी अरेस्टेड पर्सन को ये राइट देता है कि उसे ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताया जाए। ठीक है, तो सेक्शन 75 कह रहा है कि वारंट के अंदर जो भी बातें लिखी हैं उसका सार बताया जाए कि किस लिए उसको अरेस्ट किया जा रहा है और अगर वो व्यक्ति चाहे तो उसे वारंट भी दिखा देगा। ठीक है, सिंपली ये सेक्शन बस इतनी सी बात कह रहा है कि वारंट को एग्जीक्यूट करने वाला पुलिस ऑफिसर या अदर पर्सन, याद रखना है आपको, पुलिस ऑफिसर या फिर अदर पर्सन दोनों की बात की जा रही है, अरेस्ट किए जाने वाले व्यक्ति को वारंट का सार बताएगा, नोटिफाई करेगा और अगर वो व्यक्ति चाहे तो उसे वारंट भी दिखाया जाएगा। आते हैं सेक्शन 76 पर। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का न्यायालय के समक्ष अविलंब लाया जाना। पर्सन अरेस्टेड टू बी ब्रॉट बिफोर कोर्ट विदाउट डिले। पुलिस ऑफिसर या अन्य व्यक्ति ने वारंट ऑफ अरेस्ट के आधार पर जैसे ही किसी पर्सन को अरेस्ट किया तो सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 71 एज टू सिक्योरिटी। सेक्शन 71 में जो प्रतिभूति संबंधित उपबंध दिए गए हैं उनके अधीन रहते हुए, तो जब भी उस पर्सन को अरेस्ट कर लिया गया तो उसे बिना किसी विलंब के, बिना देरी किए कोर्ट के सामने लाया जाएगा। कौन सा कोर्ट? जो कि रिक्वायर्ड बाय लॉ है, मतलब कानूनी तौर पर जहां उसको बोला गया है उस कोर्ट के सामने पेश कर देगा। अब आगे एक प्रोविजो भी है, ये कहता है कि ऐसा विलंब किसी भी दशा में प्लेस ऑफ अरेस्ट से, गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के कोर्ट तक जर्नी के लिए आवश्यक समय को छोड़कर 24 घंटे से ज्यादा नहीं होगा। मतलब जर्नी का जो टाइम है वो इसमें काउंट नहीं होगा। 56 और 57 में भी कुछ इसी तरीके के प्रोविजंस दिए गए थे। देखिए, जब भी आप सेक्शन 76 को पढ़ें तो इसके साथ 56 और 57 को भी पढ़ें। ठीक है, पिछली वीडियोस में हम इन सेक्शंस को क्लियर कर चुके हैं। अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां जाकर हमारी पुरानी वीडियोस भी देख सकते हैं। ठीक है,
तो ये तो बात हुई सेक्शन 76 की। अब आते हैं सेक्शन 77 पर। इसको भी रीड करना है आपको 48 और 60 के साथ, ठीक है। ऑलरेडी इन सेक्शंस पर हम वीडियो बना चुके हैं। अब देखते हैं सेक्शन 77। अब क्वेश्चन ये बनता है कि गिरफ्तारी का वारंट कहाँ निष्पादित किया जा सकता है। तो सेक्शन 77 कहता है कि गिरफ्तारी का वारंट भारत के किसी भी स्थान में निष्पादित किया जा सकता है। ए वारंट ऑफ अरेस्ट में बी एग्जीक्यूट ऑफ एनी प्लेस इन इंडिया। भारत के किसी भी स्थान में, याद रखना है आपको। अब देखते हैं सेक्शन 78। वारंट फॉरवर्डेड फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड ज्यूरिसडिक्शन। अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए भेजा गया वारंट। जब वारंट का निष्पादन उसे जारी करने वाले कोर्ट के लोकल ज्यूरिसडिक्शन के बाहर किया जाना है। सबसेक्शन 1 क्या कहता है कि जब वारंट का निष्पादन उसे जारी करने वाले कोर्ट के लोकल ज्यूरिसडिक्शन के बाहर किया जाना है, तब वो कोर्ट ऐसे वारंट को अपने ज्यूरिसडिक्शन में किसी पुलिस ऑफिसर को देने की बजाय, मतलब अपने ज्यूरिसडिक्शन में जो पुलिस ऑफिसर है उसको ना देकर क्या करेगा, डाक के द्वारा या किसी अन्य माध्यम से किसको भेजेगा, ऐसे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या डीएसपी या कमिश्नर ऑफ पुलिस को भेजेगा जिसकी अधिकारिता में वारंट का निष्पादन किया जाना है। तीनों ही आपको याद रखने हैं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डीएसपी या कमिश्नर ऑफ पुलिस। क्वेश्चन बन जाएगा कि सेक्शन 78 में अधिकारिता के बाहर वारंट निष्पादन के लिए कहाँ भेजा जाएगा। तो याद रखना है आपको, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या डीएसपी या कमिश्नर ऑफ पुलिस, ठीक है। अब वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डीएसपी या कमिश्नर ऑफ पुलिस उस वारंट पर अपना नाम प्रष्ठांकित करेगा और अगर संभव हो तो उसका निष्पादन पूर्वबंधित रीति से किया जाएगा। मतलब जो तरीका पहले दे दिया गया है वैसे ही उसको एग्जीक्यूट करेगा और उस वारंट का निष्पादन वो इस तरीके से करेगा मानो वो उसी के द्वारा जारी किया गया हो। अब सबसेक्शन 2 क्या कहता है? ये कहता है कि सबसेक्शन 1 के अधीन जिस कोर्ट ने वारंट जारी किया था तो वो उस वारंट के साथ अगर उस पर्सन के अगेंस्ट कोई इन्फॉर्मेशन मिली है तो वो इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स, कौन से डॉक्यूमेंट्स जिनके आधार पर वारंट जारी किया गया था, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट तो सेक्शन 81 में जो कोर्ट कार्यवाही करेगा उसको भेज देगा ये डिसाइड करने के लिए कि उस व्यक्ति की जमानत मंजूर की जाए या नहीं, ठीक है। 78 कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं सेक्शन 79। वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड ज्यूरिसडिक्शन। अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारंट। जब पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारंट का निष्पादन उसे जारी करने वाले कोर्ट के लोकल ज्यूरिसडिक्शन से बाहर किया जाना है तब क्या होगा? तो सबसेक्शन 1 कहता है कि वो पुलिस ऑफिसर उस वारंट को प्रष्ठांकन के लिए मामूली तौर पर किसको भेजेगा? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर को, जो कि ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन से नीचे की रैंक का नहीं होगा। कौन होंगे ये? जिनके ज्यूरिसडिक्शन की लोकल लिमिट में उस वारंट का निष्पादन किया जाना है, ठीक है। सबसेक्शन 2 देखते हैं। ये कहता है कि वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या एसएचओ उस वारंट पर अपना नाम प्रष्ठांकन करेगा और ऐसा प्रष्ठांकन उस पुलिस ऑफिसर के लिए जिसको वारंट डायरेक्ट किया गया था उस वारंट का निष्पादन करने की सफिशिएंट अथॉरिटी होगा, ठीक है। सबसेक्शन 3 क्या कहता है? ये कहता है कि आपवादी की स्थिति में ऐसे वारंट का निष्पादन बिना प्रष्ठांकन के भी किया जा सकेगा। कौन सी आपवादी की स्थिति होगी? जब ये विश्वास करने का कारण है कि प्रष्ठांकन में डिले हो जाएगा और वारंट का निष्पादन नहीं हो पाएगा, तब बिना प्रष्ठांकन के भी वारंट को एग्जीक्यूट किया जा सकता है, ठीक है। अब देखते हैं सेक्शन 80। जिस व्यक्ति के विरुद्ध वारंट जारी किया गया है उसके गिरफ्तार होने पर क्या प्रक्रिया होगी, ये बता रहा है सेक्शन 80। प्रोसीजर ऑन अरेस्ट ऑफ पर्सन अगेंस्ट हुम वारंट इश्यूड। जब गिरफ्तारी के वारंट का निष्पादन उस जिले से बाहर किया जाता है जिसमें वो जारी किया गया है, मतलब आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। जब डिस्ट्रिक्ट में किया जाएगा तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन बात की जा रही है आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट की, तो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उस दशा के सिवाय जिसमें वो न्यायालय जिसने वारंट जारी किया
गिरफ्तारी के स्थान से 30 किलोमीटर के अंदर है, या उसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट, डीएसपी या कमिश्नर ऑफ पुलिस से जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अंदर गिरफ्तारी की गई थी अधिक निकट है, या धारा 71 के अधीन प्रतिभूति ले ली गई है, ऐसे मजिस्ट्रेट, डीएसपी या कमिश्नर के पास ले जाया जाएगा। देखिए, अगर वो कोर्ट जिसने वारंट जारी किया था गिरफ्तारी के स्थान से 30 किलोमीटर के दायरे में है तो उसी कोर्ट में ले जाया जाएगा। ठीक है। अगर 30 किलोमीटर के दायरे में नहीं है तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डीएसपी या कमिश्नर के पास ले जाया जाएगा। ठीक है। या अगर वो कोर्ट गिरफ्तारी के स्थान से एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डीएसपी या कमिश्नर से भी ज्यादा निकट है तो उस कोर्ट में ले जाया जाएगा। अगर निकट नहीं है तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डीएसपी या फिर कमिश्नर के पास ले जाया जाएगा। सीधा सीधा ये सेक्शन सिर्फ इतना कह रहा है कि जब वारंट का निष्पादन उस जिले के बाहर किया जाता है जिसमें वो जारी किया गया था, तब गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को जब तक कि वारंट जारी करने वाला न्यायालय गिरफ्तारी के स्थान से 30 किलोमीटर के दायरे में नहीं है, या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डीएसपी या कमिश्नर के निकट नहीं है जिनके अधिकार क्षेत्र में गिरफ्तारी की गई थी, या जब तक धारा 71 के तहत सिक्योरिटी नहीं ले ली गई है, अगर इनमें से कोई भी कंडीशन नहीं है तो उस गिरफ्तार व्यक्ति को तब ऐसे मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डीएसपी या कमिश्नर के सामने ले जाया जाएगा। अब देखते हैं सेक्शन 81, लास्ट सेक्शन है आज का हमारा ये। प्रोसीजर बाय मजिस्ट्रेट, उस मजिस्ट्रेट के द्वारा प्रक्रिया जिसके सामने ऐसा गिरफ्तार व्यक्ति लाया गया। सेक्शन 80 में जो गिरफ्तार व्यक्ति को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डीएसपी या कमिश्नर के सामने लाने की बात की गई थी, अब सेक्शन 81 कहता है कि उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश तो कर दिया गया। ठीक है। अब वो मजिस्ट्रेट क्या प्रक्रिया अपनाएगा जिसके सामने उसे लाया गया है? क्या उसे छोड़ दिया जाएगा या उसे जेल भेज दिया जाएगा? ठीक है। तो सबसेक्शन 1 कहता है कि अगर गिरफ्तार किया गया व्यक्ति वही प्रतीत होता है जिसके विरुद्ध अरेस्ट वारंट जारी किया गया था, ये लगता है कि ये वही पर्सन है जिसकी गिरफ्तारी की जानी थी, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डीएसपी या कमिश्नर उस गिरफ्तार व्यक्ति को वारंट जारी करने वाले कोर्ट के पास कस्टडी में भेजने का निर्देश दे देगा। ठीक है। अब 2 प्रोविजन भी दे दी गई सेक्शन में। पहला बेलेबल ऑफेंस की बात कर रहा है और दूसरा नॉन बेलेबल ऑफेंस की। तो देखते हैं पहला प्रोविजन क्या कहता है कि अगर अपराध बेलेबल है और वो व्यक्ति बेल देने को तैयार है, राजी है वो बेल देने के लिए, या वारंट पर अंडर सेक्शन 71 निर्देश पृष्ठांकित है और वो व्यक्ति ऐसे निर्देश के द्वारा सिक्योरिटी देने को भी तैयार है, तो उस व्यक्ति से सिक्योरिटी ले ली जाएगी और बंद पत्र को वारंट जारी करने वाले कोर्ट को भेज दिया जाएगा। ठीक है। अब दूसरा प्रोविजन बात करता है नॉन बेलेबल ऑफेंस की, कि अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस है, अजमानती अपराध है, तो धारा 437 के प्रोविजंस के अधीन रहते हुए सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 437 चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या जिस जिले में गिरफ्तारी की गई है वहां के सेशन जज के लिए 2 पर्सन की बात की गई है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और सेशन जज की बात की गई है। इनके लिए विधि पूर्ण होगा क्या? सेक्शन 78 के सब सेक्शन 2 में जो भी डॉक्यूमेंट और इंफॉर्मेशन की बात की गई थी उस पर्सन के अगेंस्ट जो भी इंफॉर्मेशन है और डॉक्यूमेंट्स कौन से होंगे जिनके आधार पर ऐसा वारंट जारी किया गया था, तो उस पर विचार करने के बाद ऐसे व्यक्ति को छोड़ देना इनके लिए विधि पूर्ण होगा। किसके लिए? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और सेशन जज के लिए विधि पूर्ण होगा। ठीक है। अब सबसेक्शन 2 क्या कहता है? ये कहता है कि इस धारा की कोई भी बात पुलिस अधिकारी को धारा 71 के अधीन प्रतिभूति लेने से रोकने वाली नहीं समझी जाएगी। मतलब पुलिस ऑफिसर जो अंडर सेक्शन 71 सिक्योरिटी लेगा उस पर इस सेक्शन की कोई भी बात इफेक्ट नहीं डालेगी। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 6 पार्ट सी, उद्घोषणा और कुर्की। थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड टेक केयर।